गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फिगर ऑफ स्पीच। आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच शायद पता नहीं होगा। सी द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिवाइस यूज्ड इन अ पोएम टू मेक द लैंग्वेज मोर इफेक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल। मीन्स दिस इज द डिवाइस, मतलब एक क्या है, पोएम को ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों तक पहुँचना का। एक तो राइमिंग होता है, उसमें बोलने का एक अलग सा ये रहता है, उसका पैटर्न अलग होता है। व्हाट इज से लेसन से अलग होता है, उसका लिखावट अलग होता है। मतलब द पैटर्न, मतलब लाइन्स वगैरह कम ज़्यादा इवन राइमिंग वर्ड्स वी कैन सी। तो फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिवाइस यूज्ड इन अ पोएम। इट इज स्पेशली सीन इन द पोएम। इट इज़ सीन ओनली इन द पोएम। द लैंग्वेज मोर इफेक्टिव, वो लैंग्वेज को मोर इफेक्टिव बनाया जाता है और मोर ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया जाता है पोएम में। नेम्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच। नाउ सिमिली। रुस्तम फॉट एज ब्रेवली एज लायन। अभी सिमिली भी पोएम में होता है। व्हाट द सिमिली मीन्स? रुस्तम ब्रेवनेस इज कंपेयर टू दैट ऑफ लायन। रुस्तम का जो ब्रेवरी है उसको कंपेयर किया जाता है लायन के साथ। दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, पोएम में आपको ढूंढना है कहाँ पे किस चीज़ को किसके साथ कंपेयर किया गया। एस लाइक हैज आता है, एज ब्रेवली एस लाइक हैज। तो यू कैन फाइंड सम सेंटेंसेस ओवर देयर इन द पोएम जहाँ पे कंपैरिजन होता है किसी की ब्यूटी का किसी इंसान के साथ, या किसी इंसान की शूरता या बिहेवियर विद द अदर थिंग्स, विद द नेचर और विद द एनिमल। वेयर देयर इज अ कंपैरिजन इज कॉल्ड एज अ सिमिली। Then is a metaphor. Metaphor is a implicitly compared as to a lion. Rustam was a lion in the battle. Rustam was a lion in the battle. ये फिगर मतलब क्या है, वो शेर की तरह था। Was he a lion? No, he wasn't a lion, but he behaved like a lion. मतलब इतनी उसकी ब्रेवरी थी, वो एक शेर की तरह सामने आया। Means he is shown that he is like a lion. Flowers are given in the human quality of personification. Now personification means the flower dance merrily in the breeze. This is one aspects of the figure of speech. एक अलग ये है जिसमें है ना किसी चीज़ को इंसान की क्वालिटी से ये करता है, कंपेयर किया जाता है, बताया नहीं, और ह्यूमन बीइंग की जैसा करता है। जैसे फ्लावर डांस, फ्लावर नेवर डांस लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट इट इज़ शोन दैट फ्लावर डांस लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जब ये बताया जाता है, मतलब ह्यूमन क्वालिटी उस पर दिखाया जाता है कि इंसानों की तरह वो डांसता है, गाता है, झूमता है, वैस एज व्यूड। देन इट इज सेड टू बी अ पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सन का ये क्वालिटी उसमें दिखाए गए। Apostrophe, that is, O heart, thou art broken, the art which is intimate of the personified and addressed as if it is a human being. यानी ओ हार्ट दैट दो ब्रोकन, द आर्ट विच इज इमिट। अभी हार्ट ब्रोक होता है किसी, हार्ट ब्रोक मतलब अभी कभी वॉट एवर यू ईयर, कभी कुछ चीज़ें ना आपको बुरा लगने जैसी कोई बात होता है तो हाँ बोल, आपका दिल टूट गया। दिल टूटता है, नो इट नेवर ब्रेक्स अप, बट एक ये दिया एड्रेस, ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ दिल टूट गए, जैसे कि इंसान का दिल, मतलब वो उसे बुरा लगना। द आर्ट विच इज inanimate is personified and addressed as it is a human being. तो हार्ट का कैसा इसको क्या दिया गया, ऐसा जैसे कि वो एक इंसान है जो टूट गया हो या बिखर गया हो। Alliterations. The train trips the alliteration merrily along the tracks. Alliteration means the sound of things. एक स्टैंजा, एक लाइन में काफ़ी बार टी रिपीट किया गया हो। सी द एलिट्रेशन। द ट्रेन ट्रिप्स मेरीली अलोंग द ट्रैक्स। टी आर इज रिपीटेड ट्राइस इन द सेंटेंसेस। तो ऐसे जो सेंटेंस है जहाँ पे लेटर्स को बार बार रिपीट किया गया हो, वॉट एवर द लेटर्स, एल लेटर, आर लेटर, ए लेटर, वॉट एवर, व्हेन इट इज़ रिपीटेड देन इट इज़ कॉल्ड एज एलिट्रेशंस। उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। लेटर्स को जब रिपीट किया गया है, कीप इट इन द माइंड, एलिट्रेशन, इट्स क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई।
द ट्रेन ट्रिप्स merrily. Here the train का TR and here tracks का TR, these are repeated. So this sentence is called to be an alliteration. Now repetitions, tripping the train with the went along. Repetition means वर्ड्स का रिपीटेशन होना, वर्ड्स को बार बार एक सेंटेंस में रिपीट किया जाना, दैट इज कॉल्ड एज repetition. दैट इज फिगर ऑफ स्पीच. एलिट्रेशंस में सिर्फ लेटर्स होते हैं, एक या दो लेटर्स को एक साथ कंसेक्यूटिवली आने वाले लेटर्स को, जैसे यहाँ पे TR, ये लेटर्स ही सिर्फ लिए हुए हैं, रिपीट हुए हैं इस सेंटेंस में. जबकि ट्रिपिंग यहाँ पे वर्ड्स को रिपीट किया गया, दैट इज कॉल्ड एज रेपिटेशन. सिर्फ लेटर्स को जहाँ पे रिपीट किया जाता है, दैट इज एलिट्रेशन. व्हेन द वर्ड्स आर रिपीटेड इन द सेंटेंस, दे आर सपोज्ड टू बी कॉल्ड एज द repetitions. Now antithesis, that is the old and the young, the weak and the strong. old antithesis का मतलब वहाँ पे सेंटेंस में ऑपोजिट, दो अपोजिट वर्ड्स का होना, जैसे ओल्ड एंड यंग, ओके, दे आर द ऑपोजिट. वीक एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर द ऑपोजिट. व्हेन द ऑपोजिट वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द sentences, they are called as antithesis. This is the antithesis figure of speech. Keep all this in mind, क्योंकि आपको when the poem is given to you, the theme of the poem is asked to you, you ask what are the figure of speech is mentioned. poem में कौन से figure of speech है ये आपको पूछा जाता है, तब आपको यहाँ से ढूंढने को आना चाहिए कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच है. एलिट्रेशंस है, रेपिटेशंस है, या पर्सोनिफिकेशन, या किसी भी चीज़ों को इंसान की क्वालिटी से ये किया जाता है, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. ऐसे चीज़ को हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते. ना इन्वर्जन, 10,000 saw I at a glance. यहाँ पे सेंटेंस का इन्वर्जन किया गया. आई सॉ हर 10,000 का बदले 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, मतलब सेंटेंस को उलट पलट के लिखा है. द वर्ड्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर. सी 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, द वर्ड्स आर नॉट इन ए करेक्ट ऑर्डर. बोलने को भी हमें काफ़ी अड़बड़ाहट होती है इस वर्ड्स सेंटेंस को, बिकॉज दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस. जो सीक्वेंस में जो करेक्ट ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए उस ऑर्डर में नहीं है. द करेक्ट ऑर्डर क्या है, देखो, आई सॉ 10,000 एट ए ग्लांस, मैंने 10,000 लोगों को एक इसमें नज़र में देख लिया. दैट वॉज द थिंग्स, बट द सेंटेंस वॉज रिटन इन इन्वर्जन, उलट पलट के लिखा गया था. दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन. means they are not in the correct order, the words are not put in the correct order. That word is called to be inversion. Hyperbole is a 10,000 saw I at a glance. 10,000 an obvious overstatement means मतलब कुछ चीज़ को बड़ा चढ़ा के हम बोलते हैं. देखा हो कुछ 4-5 लोगों को, लेकिन हम लोग बोलेंगे वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, वहाँ पे बहुत हज़ारों लोग थे. What we are doing exactly, we are जिसको बड़ा चढ़ा के बोल रहा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरबोल. दैट इज ऑल्सो मेंशन, कभी कभी पोएम में कुछ चीज़ों को ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बताया जाता है. तो दिस आर सम ऑफ द दिस फिगर ऑफ स्पीच. अदर टू आर द एक्सक्लेमेशंस एंड द onomatopoeia. Exclamation is quite easy to understand because when the sentence ends with the exclamation mark, that we can say the sentence is an exclamatory sentence. तो हाउ स्वीट द फ्रूट ऑफ लव, हाँ, द स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस, यहाँ पे आपका फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है. एक्सक्लेमेशन मतलब हाउ स्वीट द फ्रूट्स ऑफ लव इस, मतलब जो प्यार का जो ये रहता है वो कितना स्वीट है, जैसे फ्रूट्स की तरह. Onomatopoeia is another figure of speech. The horse clop along the road. Sound is expressed, जहाँ पे आपको साउंड एक्सप्रेस किया गया, जैसे दरवाज़ा खुलने का, घोड़ों की पैरों की टक टक, एवरीथिंग. When it is explained in the poem, when it is mentioned in the poem, they are supposed to be served as onomatopoeia. So this thing has to be kept in your mind. See, I am showing it properly. Please go through this. Try to understand. Simile means you are making, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो विद द एनिमल्स और वॉट एवर इट इज, ब्रेवरी एंड ऑल.
मेटाफर है पर्सोनिफिकेशन, किसी और चीज़ को इंसान की क्वालिटी से कंपेयर करने के लिए उसको पर्सोनिफिकेशन। जस्ट go through these things I am showing you very neatly and clearly so that you can understand it what it is exactly, what is necessary. प्लीज़ कीप ऑन रीडिंग। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तब जाके आप फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ पाओगे एक पोएम में, एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का ये आता है आप लोगों को पोएम के बारे में, इसकी थीम, यू हैव टू मेंशन द टाइटल, हु इज रिटन द पोएम, ये भी मेंशन करना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम में पोइट ने क्या बताने की कोशिश की, दैट ऑल्सो इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। What are the figure of speech are involved in the poem, that is also you have to understand it. These all things will help you to understand what type of figure of speech you are going to have in your poem. Then theme and all, last जो ideas है, what are the ideas, क्या आपको पोएम बताना चाहता है, कि क्या आपको इस पोएम से सीख मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। दैट इज़ ऑल थिंग्स आर मेंशन इन द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द पोएम। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। इसको अच्छी तरह से देख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।